यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ दर्ज SC/ST एक्ट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। भारती ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने दलील दी है कि मामले के तथ्यों के आधार पर SC/ST एक्ट के तहत अपराध बनता ही नहीं। अजीत भारती की ओर से अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राही और प्रत्युष प्रसन्ना अदालत में पेश हुए। उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर के सामने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को देखते हुए SC/ST एक्ट की धाराएं लागू होने के लिए जरूरी तत्व पूरे नहीं होते। सुनवाई के दौरान भारती की ओर से यह भी दलील दी गई कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक BNSS की धारा 35(3) के तहत उन्हें नोटिस जारी नहीं किया। इस प्रावधान के तहत उन मामलों में आरोपी को पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया जा सकता है जहां तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। अदालत ने इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अगर जांच अधिकारी अजीत भारती को ऐसा कोई नोटिस जारी करता है तो उसकी कॉपी अदालत के रिकॉर्ड पर रखी जाए। इसके साथ साथ अदालत ने आगे कहा कि नोटिस मिलने के बाद वह उसकी जांच करेगी। कोर्ट यह भी देखेगी कि SC/ST एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों के अपराध के जरूरी तत्व प्रथम दृष्टया मौजूद हैं या फिर नहीं। इस अजीत भारती के लिए फिलहाल एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि कोर्ट ने अभी मामले में अंतिम फैसला नहीं दिया और अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई जारी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने के साथ ही जांच अधिकारी को भी तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। वह इस मामले को लेकर बाकायदा अजीत भारती ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आज कोर्ट में मेरे केस पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश महोदय ने अगली सुनवाई तक केस पर पुलिस जांच के लिए मुझे बुलाने से पूर्व जांच अधिकारी को मुझे नोटिस देना कहा। ये नोटिस कोर्ट को भी दी जाएगी ताकि कोर्ट यह तय करेगा कि इसमें कोई तर्क है या नहीं। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि हमारे अधिवक्ता ने हमारा पक्ष रखा कि उक्त व्यक्ति पर ना तो कोई जातिगत टिप्पणी हुई, न ही उसका इस विषय में जाति सूचक शब्दों से कोई अपमान हुआ, अतः कोई केस नहीं बनता। जय अनंत जी समेत श्री सिंह एवं प्रत्युष भाई आदि अधिवक्ताओं को मेरा ससम्मान आभार जिन्होंने मेरा पूर्ण पक्ष रखा। अगली सुनवाई सप्ताह भर बाद है। आपको बता दें कि ये मामला अजीत भारती की एक वीडियो को लेकर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। शिकायत आजाद समाज पार्टी काशीराम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की ओर से की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वीडियो में अजीत भारती ने जाति आधारित और अपमानजनक टिप्पणियां की। शिकायतकर्ता ने चंद्रशेखर आजाद रावण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी आरोप लगाया। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा और धमकी देने के आरोप भी शिकायत में लगाए गए। इन आरोपों के आधार पर 23 अगस्त को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में SC/ST एक्ट के अलावा IT एक्ट की धारा 67 और BNS की धारा 196(1)(c) और 351(3) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। मामला दर्ज होने के बाद अजीत भारती ने सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें उनकी बहन के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करके उकसाया गया था। हालांकि इस मामले में आरोपों और बचाव पक्ष की दलीलों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की ओर से की गई सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से संबंधित नोटिस और जांच अधिकारी की जानकारी मांगी है। 31 अगस्त की सुनवाई इसलिए अहम होगी क्योंकि उस दिन अदालत अग्रिम जमानत की याचिका पर आगे की दलीलें सुन सकती है और यह भी देख सकती है कि मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं प्रथम दृष्टया किस तरह से लागू होती है। यानी फिलहाल अजीत भारती को कोर्ट से अंतरिम स्तर पर एक राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले में अंतिम फैसला भी आना बाकी है। आरक्षण विरोधी आंदोलन की तपिश बढ़ती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई यह आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति तक पहुंचता दिख रहा है और यहीं से बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस वर्ग को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, अगर उसी के युवा आरक्षण के मुद्दे पर सड़क पर उतर जाएं तो क्या होगा? एक तरफ सवर्ण और अपर कास्ट युवाओं का असंतोष है तो दूसरी तरफ पिछड़े और दलित वर्गों में यह संदेश जाने का खतरा कि कहीं बीजेपी आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की तरफ तो नहीं बढ़ रही। यानी बीजेपी के सामने स्थिति कुछ ऐसी है, आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आंदोलन के अंदर अभी भी दरार दिखाई दे रही है। एक तरफ आंदोलन के चर्चित चेहरे
हर्ष दुबे हैं तो दूसरी तरफ यूट्यूबर अजीत भारती, और इनके बीच विवाद ने अब इस आंदोलन को और भी पेचीदा बना दिया है। तो सवाल है, क्या यह आंदोलन बीजेपी के लिए राजनीतिक खतरा बन सकता है? क्या समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद इसे काउंटर मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर से शुरू हुई यह लड़ाई अब उत्तर प्रदेश चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? सबसे पहले समझिए कि इस आंदोलन की मूल मांग क्या है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जाति आधारित आरक्षण को हटाकर आरक्षण का आधार पूरी तरह आर्थिक स्थिति बनाई जाए, यानी किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिले। यानी आंदोलन की मांग सिर्फ आरक्षण की सीमा तक सीमित नहीं है, यह मौजूदा सामाजिक न्याय व्यवस्था के कई पहलुओं पर सवाल खड़ा कर रहा है। और यही वजह है कि यह मुद्दा अब राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है। 24 अगस्त को आंदोलनकारी दूसरी बार सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर उतरे। युवाओं की एक बड़ी भीड़ जंतर मंतर के आउटर सर्कल पर जमा हुई। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए धरना स्थल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले 22 अगस्त को भी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बल प्रयोग के आरोप भी लगे, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस आंदोलन की एक बड़ी खासियत यह है कि इसका बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए संगठित किया जा रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पेजों के जरिए युवाओं को जुटाया गया। इस आंदोलन के चर्चित चेहरों में उत्तर प्रदेश नीट अभ्यर्थी हर्ष दुबे का नाम सबसे ज्यादा सामने आया। यानी बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के समर्थन के भी यह आंदोलन हजारों युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहा। और यही बात इसे राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम कब जमीन पर बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।